सोचिए एक आदमी वो एक मालगाड़ी से उतरता है, जेब बिल्कुल खाली, कोई पहचान नहीं, लेकिन आंखों में एक सपना था और दिल में एक जिद। उसे दुनिया के सबसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एडविन सी बार्न्स की असल कहानी है। सवाल तो ये उठता है कि भाई कैसे कोई सिर्फ एक प्रबल इच्छा के दम पर बिना किसी सहारे के इतनी बड़ी मंजिल पाने की सोच भी सकता है। हाँ। आइए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, बार्न्स की कहानी तो बस एक शुरुआत है। ये उस बुनियादी सच को दिखाती है जिस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं, जो हमें अमेज़न स्टडी पॉइंट से मिले विश्लेषण में बार बार दिखता है कि हर बड़ी कामयाबी की जड़ में कहीं ना कहीं एक विचार, एक सोच होती है। तो आज हम अमेज़न स्टडी पॉइंट से मिले इन्हीं विचारों और सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारा विश्वास और कुछ खास तरीके, कैसे ये सब हमें सिर्फ सपने देखने में ही नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने में, यानी धन और सफलता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है। हम अमेज़न स्टडी पॉइंट में दिए गए जो असल उदाहरण हैं, कहानियां हैं, उनके जरिए इन सिद्धांतों की परतें खोलेंगे। ये देखेंगे कि ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि असल जिंदगी में आजमाई हुई हैं और हाँ, काम करती हैं। बिल्कुल, ये स्रोत असल में कई कामयाब लोगों के तजुर्बों का निचोड़ है। तो हमारा मिशन साफ है, इन स्रोतों से वो सबसे कीमती सबक और नुस्खे निकालना जो किसी को भी अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए एक नई सोच दे सकें, एक नई दिशा। तो फिर ये सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, अमेज़न स्टडी पॉइंट बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पहली और सबसे जरूरी चीज है एक तीव्र, एक धधकती हुई इच्छा, जिसे वो बर्निंग डिजायर कहते हैं। बर्निंग डिजायर, ये सिर्फ किसी चीज को चाहने से कुछ ज्यादा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे बार्न्स के मामले में था। सुनने में आता है कि जब वो एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो वो कोई आम मुलाकाती जैसा नहीं लग रहा था। उसके हाव भाव में एक जुनून था, एक अलग ही बात थी। उसे सिर्फ एडिसन से मिलना नहीं था, उसे उनका पार्टनर बनना था। ये उसकी जिद थी। बिल्कुल। और ये जिद वक्त के साथ कम नहीं हुई। दिलचस्प बात तो ये है कि बार्न्स ने अगले 5 साल तक एडिसन के ऑफिस में बहुत मामूली काम किए, ऐसे काम जिनका पार्टनरशिप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में वो लक्ष्य हमेशा जिंदा रहा, एकदम साफ। वो हर पल उस मौके की तलाश में था। तो ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, ये एक नशा बन चुका था उसके लिए। लेकिन इच्छा का इतना पक्का होना, इतनी निश्चितता, ये क्यों जरूरी है आखिर? क्योंकि ये आपकी सारी दिमागी ताकत को एक जगह फोकस कर देती है, जैसे कोई लेजर बीम होती है ना। अमेज़न स्टडी पॉइंट में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है, एक सेनापति की जो दुश्मन के इलाके में उतरने के बाद अपने सैनिकों के जहाजों को जलवा देता है। जहाजों को जलवा देता है? क्यों? ताकि पीछे हटने का कोई रास्ता ही न बचे। सोचिए, जब सिर्फ जीतना ही एकमात्र विकल्प होता है तो जीतने का इरादा और कोशिश अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। यानी अपने लिए पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देना। हाँ, एक तरह से वही। इसी निश्चितता को हकीकत में बदलने के लिए, खासतौर पर दौलत कमाने के संदर्भ में, अमेज़न स्टडी पॉइंट 6 बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल कदम बताता है। ये कदम दिमाग में सिर्फ इच्छा रखने से आगे जाकर उसे आप कह सकते हैं कार्य योजना में बदलते हैं। 6 कदम? अच्छा, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। क्या है वो कदम? हाँ, पहला, आपको ठीक ठीक कितनी रकम चाहिए वो तय करें। अंदाजा नहीं, बिल्कुल निश्चित अमाउंट। दूसरा, इस रकम को हासिल करने की एक तय तारीख, एक डेडलाइन सेट करें। तीसरा, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई हुनर। याद रखें, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ठीक है? चौथा, एक पक्की योजना बनाएं कि आप ये सब कैसे करेंगे, और सबसे जरूरी, चाहे आप तैयार महसूस करें या ना करें, फौरन उस योजना पर काम शुरू कर दें, तुरंत। ठीक है। और आखिरी 2 कदम? पांचवा, इन चारों बातों को, रकम, डेडलाइन, बदले में क्या देंगे और योजना, इनको साफ साफ एक कागज पर लिखें, एक लिखित बयान जैसा तैयार करें। अच्छा। और छठा कदम, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, इस लिखे हुए बयान को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात सोने से ठीक पहले। और पढ़ते वक्त सिर्फ शब्दों को ना दोहराएं, बल्कि कल्पना करें, महसूस करें और पूरे यकीन के साथ ये मानें कि वो पैसा पहले से ही आपके पास है। यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। बिल्कुल सही। ये छठा कदम तो हमें सीधे विश्वास और ऑटो सजेशन के दायरे में ले आता है,
लेकिन कोई ये यकीन कैसे पैदा करे कि वो कामयाब हो सकता है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हो या उसे खुद पर ही शक हो रहा हो? बिल्कुल सही सवाल। यही ऑटो सजेशन या कह लें आत्म सुझाव का सिद्धांत काम आता है। देखिए, अमेजन स्टडी पॉइंट हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की तुलना एक उपजाऊ खेत से करता है ना? आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। अगर आप जानबूझकर अच्छे बीज यानी सकारात्मक विचार, विश्वास नहीं बोएंगे तो बेकार की घास-फूस मतलब नकारात्मक विचार, डर वो अपने आप उगाएगी। हाँ। तो ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन में अपनी इच्छाओं और विश्वास के बीज बोते हैं लगातार। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बस बार बार ये बोलना कि मैं अमीर बनूंगी या मैं कामयाब होंगी काफी है? देखिए, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। हालांकि ये एक अच्छी शुरुआत है। अमेजन स्टडी पॉइंट इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन विचारों के साथ गहरी भावनाएं, गहरा एहसास जुड़ा होना चाहिए। विश्वास या यकीन वो केमिकल है, वो तत्व है जो हमारी सोच को असली ताकत देता है। जब आप अपनी इच्छा को न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि उसे हासिल करने की खुशी, उसे पाने का मजा, उसे सच होता हुआ महसूस करते हैं, तब आपका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली कैसे है? मतलब ये काम कैसे करता है? जी, इन स्रोतों के अनुसार हमारा अवचेतन मन एक तरह से अनंत प्रज्ञा या जिसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहा गया है उससे जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा और कुछ हद तक रहस्यमयी कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन इसका सार ये है कि जब हम अपने विचारों को विश्वास और भावनाओं के साथ अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं तो वो एक ऐसी बड़ी शक्ति से जुड़ जाता है जो उन विचारों को हकीकत में बदलने के रास्ते खोल सकती है, ऐसे तरीके सुझा सकती है जो शायद हमारे चेतन मन ने सोचे भी ना हो। ने कुछ अविश्वसनीय कर दिखाया हो। अमेजन स्टडी पॉइंट में महात्मा गांधी का जिक्र आता है। सोचिए, उनके पास पारंपरिक ताकत के साधन तो थे नहीं, ना पैसा, ना सेना, ना आधुनिक हथियार। सही बात है। लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने लक्ष्य और अपने लोगों पर अटूट विश्वास। और इस विश्वास की अविश्वसनीय शक्ति के जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों के दिमाग को एक साथ जोड़ा, उन्हें एक मकसद के लिए प्रेरित किया और इतिहास बदल दिया। तो ये दिखाता है कि विश्वास सिर्फ व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये सामूहिक ऊर्जा भी पैदा कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इच्छा और विश्वास ये तो मजबूत नींव हो गए, लेकिन सिर्फ इनसे तो इमारत नहीं बनेगी, है ना? सिर्फ सोचने और यकीन करने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना। अमेजन स्टडी पॉइंट साफ करता है कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, वो अपनी जगह ठीक है, दुनिया की समझ के लिए जरूरी है, लेकिन बड़ी कामयाबी खासकर किसी खास फील्ड में हासिल करने के लिए आपको उस फील्ड से जुड़ा गहरा विशिष्ट ज्ञान चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अच्छा, इसके लिए अमेजन स्टडी पॉइंट में हेनरी फोर्ड का वो मशहूर कोट वाला किस्सा दिया गया है, सही कह रही हूँ? जब एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी शांतिवादी कह दिया था। हाँ, वो कमाल का किस्सा है। फोर्ड ने अखबार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था। कोर्ट में अखबार के वकील ने फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए सामान्य ज्ञान के ढेर सारे सवाल पूछ डाले, अमेरिका की क्रांति के बारे में, इतिहास के बारे में, पता नहीं क्या क्या। और फोर्ड जवाब नहीं दे पाए। ज्यादातर सवालों के या तो जवाब नहीं दे पाए या देने से मना कर दिया। आखिरकार वो तंग आ गए और वकील की तरफ इशारा करके बोले, सुनिए, अगर मुझे आपके इन फालतू सवालों का जवाब देना ही पड़े तो मेरे डेस्क पर बटनों की एक लाइन लगी है। मैं सही बटन दबाकर ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला सकता हूं जो मेरे बिजनेस या किसी भी दूसरे विषय से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं अपना दिमाग ऐसी चीजों से क्यों भरूं जिनका जवाब मुझे एक बटन दबाकर मिल सकता है, जबकि मुझे अपना दिमाग अपने बिजनेस के जरूरी कामों पर लगाना है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो कमाल का जवाब था। मतलब जरूरी ये नहीं कि आपको सब पता हो, जरूरी ये है कि आपको पता हो कि जरूरत पड़ने पर जानकारी कहाँ से मिलेगी और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। ज्ञान हासिल करना पहला कदम है, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए, उसे नए तरीकों से जोड़ने के लिए कल्पना यानी इमेजिनेशन की जरूरत होती है। अमेजन स्टडी पॉइंट दो तरह की कल्पना की बात करता है। एक है सिंथेटिक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना, हाँ, इसमें हम पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं, जैसे किसी मौजूदा प्रोडक्ट में सुधार करना या दो अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना। अच्छा, और दूसरी है रचनात्मक कल्पना। ये ज्यादा शक्तिशाली और थोड़ी रहस्यमयी है। यहीं से बिल्कुल नए मौलिक विचार आते हैं। अचानक कोई हल सूझ जाता है,
जिसे हम अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग भी कहते हैं। हम्म। अमेजिंग स्टडी पॉइंट का मानना है कि ये कल्पना सीधे अनंत प्रज्ञा से जुड़ी होती है और हमें वो आइडियाज दे सकती है जो पहले कभी मौजूद नहीं थे। यहीं से असली इनोवेशन होता है, कुछ बिल्कुल नया बनता है। क्या इन कल्पनाओं के इस्तेमाल के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं वहाँ? हाँ, कई दिलचस्प उदाहरण हैं। एक तो कोका-कोला की कहानी है। सोचिए, एक फार्मासिस्ट ने एक मीठा सिरप बनाया था। किसी ने उसका फॉर्मूला कुछ $100 में खरीद लिया, लेकिन उस खरीदार ऐसा कैंडलर ने सिर्फ फॉर्मूला नहीं खरीदा, उसने एक विजन देखा। उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और सोचा कि कैसे इस साधारण से सिरप को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। नतीजा हम सब जानते हैं, एक छोटे से आइडिया से खरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ये सिंथेटिक और थोड़ी क्रिएटिव कल्पना का बेहतरीन मेल था। और वो एक कॉलेज बनाने वाले डॉक्टर की कहानी भी थी शायद, जिन्हें $10 लाख चाहिए थे। हाँ, वो डॉक्टर फ्रैंक गोंसालेस की कहानी है। अविश्वसनीय। उन्हें शिकागो में एक नया टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने का सपना था, जिसके लिए $10 लाख चाहिए थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। अच्छा, और क्या हुआ उस उपदेश में? कुछ खास? वो इतने जोश और जुनून में थे कि अपने लिखे हुए नोट्स ले जाना ही भूल गए। उन्होंने सीधे दिल से बात की। अपनी कल्पना में जो कॉलेज वो देख रहे थे, उसकी पूरी तस्वीर लोगों के सामने रख दी। उसकी इमारतें, उसके छात्र, उसका मकसद। वो खुद उस सपने को जी रहे थे उस वक्त। उपदेश खत्म होने के बाद एक अजनबी उनके पास आया। वो थे फिलिप आमा, उस वक्त के बहुत बड़े उद्योगपति। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मुझे आपका उपदेश बहुत पसंद आया। मुझे यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। आप कल सुबह मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको $10 लाख दूंगा। क्या? बस ऐसे ही? हाँ, और उन्होंने दिए। वो कॉलेज आज इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये दिखाता है कि जब एक स्पष्ट विचार, तीव्र इच्छा और ज्वलंत कल्पना एक साथ मिलते हैं तो वाकई चमत्कार हो सकता है। कमाल है। ये कहानियां तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि विचारों में कितनी ताकत छिपी है। लेकिन सिर्फ विचार, इच्छा, विश्वास और कल्पना से ही क्या मंजिल मिल जाएगी? इन सब को हकीकत में बदलने के लिए और क्या चाहिए होगा? शायद योजना और उस पर टिके रहने की हिम्मत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला कदम है संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। विचारों को हवा से जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस प्लान चाहिए ही चाहिए। अमेजिंग स्टडी पॉइंट जोर देता है कि सफल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वो उन सपनों तक पहुंचने का नक्शा बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। लेकिन साथ ही ये स्रोत ये भी मानते हैं कि पहली योजना हमेशा कामयाब नहीं होती। प्लान फेल हो सकते हैं, अक्सर होते भी हैं। और जब प्लान फेल होते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब जरूरत पड़ती है सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक की, दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस की। हाँ, हार ना मानने की जिद। अमेजिंग स्टडी पॉइंट में इसके लिए R.U. डार्बी की कहानी बहुत मशहूर है, जिसे सोने से 3 फीट दूर, 3 feet from gold कहा जाता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो सोने की खान खोद रहे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। डार्बी और उनके चाचा ने कोलोराडो में सोने की खोज शुरू की। उन्हें एक सोने की नस भी मिली भी। उन्होंने मशीनें मंगवाई, खुदाई शुरू की, कुछ ट्रक सोना निकाला भी। लेकिन फिर अचानक वो सोने की नस गायब हो गई। उन्होंने और खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अपनी महंगी मशीनें उन्होंने कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी और घर लौट गए। उफ, और फिर क्या हुआ? कहानी में ट्विस्ट तो होगा। बिल्कुल। उस कबाड़ी वाले ने सोचा कि क्यों ना एक माइनिंग इंजीनियर से सलाह ली जाए। इंजीनियर ने जगह का मुआयना किया और बताया कि ऐसा अक्सर होता है कि सोने की नसें भूगर्भीय बदलावों के कारण टूट जाती हैं या मुड़ जाती हैं। उसने हिसाब लगाया और कहा कि असली खजाना शायद वहीं से सिर्फ 3 फीट नीचे है जहां डार्बी ने खुदाई छोड़ी थी। सिर्फ 3 फीट? हाँ, सिर्फ 3 फीट। कबाड़ी वाले ने 3 फीट और खोदा और उसे लाखों डॉलर का सोना मिल गया। ओ, डार्बी ने इस गलती से क्या सीखा फिर? उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी समझा कि अस्थायी हार का मतलब अंतिम हार नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बाद में डार्बी एक बेहद कामयाब इंश्योरेंस सेल्समैन बने। जानते क्यों? क्योंकि अब वो जानते थे कि अगर कोई ग्राहक ना कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हाँ नहीं कहेगा। वो कोशिश करते रहते थे। उन्होंने सीखा कि दृढ़ता का मतलब है हार को स्वीकार न करना। और ये दृढ़ता सीधे तौर पे जुड़ी है निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन से। अमेजिंग स्टडी पॉइंट कहता है कि जो लोग सफल होते हैं वो फैसले जल्दी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग वो फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बहुत जल्दी और बार बार बदल देते हैं, खासकर दूसरों की राय सुनकर।
हेनरी फोर्ड का उदाहरण फिर से आता है यहाँ पर, उनके मॉडल टी या फिर वो V8 इंजन को लेकर। हाँ, खासकर V8 इंजन वाला किस्सा। जब फोर्ड ने एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके सभी इंजीनियरों ने कहा कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। फोर्ड ने कहा, मुझे ये चाहिए, इसे बनाओ। बस इतना? हाँ, इंजीनियरों ने महीनों सालों तक कोशिश की। वो बार बार कहते रहे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने कहा, काम करते रहो, और आखिरकार वो नामुमकिन इंजन बन गया। ये निर्णायकता और उस पर टिके रहने का नतीजा था। और दूसरों की राय को लेकर अमेजन स्टडी पॉइंट क्या कहता है? उसे कितना महत्व देना चाहिए? वो कहता है कि राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर किसी के पास ढेर सारी राय होती है जो वो मुफ्त में बांटने को तैयार रहते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले अपनी सोच, अपने ज्ञान और अपने मास्टरमाइंड सलाहकारों की मदद से लेते हैं, न कि अजनबियों या रिश्तेदारों की आलोचनाओं से प्रभावित होकर। सोचिए, अमेरिका की आज़ादी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले 56 लोगों के बारे में। उन्होंने वो फैसला लेते वक्त अपनी जान, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो एक दृढ़ फैसला था, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। शिकागो की आग के बाद मार्शल फील्ड का फैसला भी कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल वैसा ही। जब पूरा शिकागो जलकर राख हो गया था और ज्यादातर व्यापारी शहर छोड़कर जाने की सोच रहे थे, मार्शल फील्ड ने उसी राख के ढेर पर खड़े होकर दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर बनाने का फैसला किया। ये उस वक्त पागलपन लग सकता था, लेकिन वो अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने वो स्टोर बनाया। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। ब्रूस ली ने अनगिनत मुश्किलों के बावजूद मार्शल आर्ट्स में अपना रास्ता बनाया। स्टारबक्स के हॉवर्ड शुल्ट्ज को 200 से ज्यादा निवेशकों ने मना कर दिया था, लेकिन वो लगे रहे। इन सब में एक बात कॉमन है, दृढ़ता। जैसा कि कहा जाता है, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। तो अब तक हमने इच्छा, विश्वास, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय और दृढ़ता, इन सब की बात की। ये सब मिलकर सफलता की एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट भी तो है जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है, वो है डर। हाँ, और अमेजन स्टडी पॉइंट इसे बहुत गंभीरता से लेता है। ये डर के 6 भूतों, 6 गोस्ट्स ऑफ फियर का जिक्र करता है, जो हमारी तरक्की में सबसे बड़े बाधक हैं, सबसे बड़े रोड़े हैं। 6 भूत? अरे वो कौन कौन से? पहला और शायद सबसे आम, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, खराब सेहत का डर। चौथा, किसी प्रियजन के प्यार को खोने का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। और छठा, मौत का डर। और सबसे जरूरी बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये है कि ये डर बाहरी हकीकतें नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे मन की अवस्थाएं हैं। स्टेट्स ऑफ माइंड, मतलब इन्हें बदला जा सकता है, इन पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, यही इच्छा शक्ति, विल पावर और अपने विचारों पर नियंत्रण काम आता है। जैसे गरीबी का डर, ये बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी डर है। अमेजन स्टडी पॉइंट का तर्क है कि ये डर इसलिए भी इतना गहरा है क्योंकि इंसान आर्थिक रूप से दूसरे इंसान का शिकार करने की प्रवृत्ति रखता है, जाने अनजाने। ये डर हमें बड़े जोखिम लेने से रोकता है, हमें सुरक्षित लेकिन एक सीमित दायरे में बांधे रहता है। और आलोचना का डर, ये तो शायद हम सबको कभी ना कभी महसूस होता ही है। हाँ, और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये हमारी कल्पना को मार देता है, हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। हम कुछ नया करने से इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना? अमेजन स्टडी पॉइंट खासतौर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की अनचाही आलोचनाओं के बुरे असर का जिक्र करता है। अक्सर वो हमारी भलाई के नाम पर हमें हतोत्साहित करते हैं। इन स्रोतों का सुझाव है कि हमें अपने दिमाग के दरवाजे ऐसी नकारात्मक राय और आलोचनाओं के लिए बंद रखना सीखना होगा। पर ये कैसे मुमकिन है? डर तो बड़ा स्वाभाविक लगता है। स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी होने देना जरूरी नहीं है। पहला कदम है आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। हमें ईमानदारी से देखना होगा कि हमें किन चीजों से डर लगता है और क्यों लगता है। क्या ये डर जायज हैं या सिर्फ हमारे मन की उपज है? एक बार हम अपने डरों को पहचान लेते हैं तो हम उनसे निपटने की रणनीति बना सकते हैं। और डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वही एक तीव्र इच्छा और उस इच्छा पर आधारित निश्चित योजना पर लगातार काम करते रहना। जब आपका दिमाग अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो डर के लिए जगह अपने आप कम बचती है। याद रखिए, अमेजन स्टडी पॉइंट के अनुसार एकमात्र चीज जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है वो है हमारे अपने विचार। अच्छा, इन मुख्य सिद्धांतों के अलावा अमेजन स्टडी पॉइंट कुछ और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स भी पेश करता है, जैसे मास्टरमाइंड का सिद्धांत,
ये क्या है? जी, मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल और सद्भाव हार्मनी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके दिमागों के मिलने से एक अदृश्य अतिरिक्त शक्ति पैदा होती है। इसे आप सिनर्जी कह सकते हैं। यह ऐसी शक्ति है जो उन सभी लोगों की व्यक्तिगत दिमागी शक्तियों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। एक तरह का तीसरा दिमाग बन जाता है, जो ज्यादा शक्तिशाली और रचनात्मक होता है। क्या इसके भी उदाहरण हैं, मतलब असल जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से थे, वो अपनी सफलता का श्रेय अपने लगभग 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह को देते थे। हेनरी फोर्ड के पास भी थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन, जॉन बरोज जैसे दिग्गजों का एक अनौपचारिक मास्टरमाइंड समूह था, जिनसे वो सलाह लेते थे, विचार विमर्श करते थे। ये सिद्धांत कहता है कि अकेले काम करने के बजाय सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से कामयाबी की रफ्तार और संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और 2 और कॉन्सेप्ट्स जिनका जिक्र हुआ था शुरू में, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन और छठी इंद्रिय, ये तो थोड़े रहस्यमयी से लगते हैं। हाँ, ये थोड़े गहरे और ज्यादा व्यक्तिगत सिद्धांत हैं। देखिए, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक, यानी यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी को पहचानना और उसे सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति तक सीमित ना रखकर उसकी रचनात्मक शक्ति को अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी कला की ओर मोड़ना। अमेजन स्टडी पॉइंट का मानना है कि इतिहास के कई महान नेताओं, कलाकारों और उद्योगपतियों ने जाने अनजाने इस ऊर्जा को अपनी रचनात्मकता और लगन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। ये ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत है एक तरह से। अच्छा, और छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस? छठी इंद्री को अमेजॉन स्टडी पॉइंट में रचनात्मक कल्पना का शिखर माना गया है। ये वो बिंदु है जहां हमारा चेतन मन अवचेतन मन के जरिए अनंत प्रज्ञा से सीधा जुड़ सकता है। इसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, या अचानक आने वाले विचार, या कभी-कभी भविष्य का पूर्वाभास भी कह सकते हैं। ये वो स्थिति है जब हमें बिना किसी तर्क के बस अंदर से पता होता है कि क्या करना सही है। इसे विकसित करने के लिए पहले बताए गए सभी सिद्धांतों पर महारत हासिल करना जरूरी माना गया है। लेखक ने खुद एक दिलचस्प तकनीक का जिक्र किया है। वो रात में अपनी कल्पना में महान ऐतिहासिक हस्तियों जैसे लिंकन, नेपोलियन, एडिसन की एक अदृश्य सलाहकार समिति, इनविजिबल काउंसलर्स, के साथ बैठक करते थे और उनसे सलाह मांगते थे। ये उनकी रचनात्मक कल्पना को उत्तेजित करने का एक तरीका था। तो कुल मिलाकर अमेजॉन स्टडी पॉइंट से मिले इन तमाम सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक क्या है जो हम ले सकते हैं? सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि असली शक्ति हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं की तीव्रता में, हमारे अटूट विश्वास में और हमारी हार ना मानने वाली दृढ़ता में। ये स्रोत बार बार एक ही बात कहते हैं कि विचार ही वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स, यानी हमारी सोच में हकीकत को बदलने की ताकत है। परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच हमें परिभाषित करती है। लेकिन इन सब बातों को जानना एक बात है और इन्हें अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी बात है ना? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं है। इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए रोजाना सचेत प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट, अनुशासन, अभ्यास और सबसे बढ़कर धैर्य की जरूरत होती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये कोई भाग्य या संयोग का खेल नहीं है, बल्कि इन आजमाए हुए सिद्धांतों को लगातार और समझदारी से लागू करने का नतीजा है। और शायद यहीं से आज की बातचीत का आखिरी सवाल निकलता है, जो श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकता है। अमेजन स्टडी पॉइंट के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, आज अगर आप अपनी सिर्फ एक आदत बदलें, तो वो कौन सी आदत होगी जो आपकी हकीकत को बदलना शुरू कर सकती है?